हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना मॉडल पेपर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। जानते रहिएगा, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं लॉजिक, जिसे आप हिंदी में कहते हैं तर्कशास्त्र का सेकंड मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जानते रहिएगा, हम डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन के यहाँ पे हम डिस्कस करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आया होगा कि आगमन तर्क का मूल आधार क्या है। तो आगमन तर्क का मूल आधार क्या है? देखो, ऑप्शन ए में आया है आधार वाक्य, बी में है निगमन तर्क, सी में है कारण कार्य और प्रकृति समरूपता का नियम, और डी में है अनुभव सापेक्ष। तो जानते रहिएगा, आगमन तर्क का जो मूल आधार है वो है कारण कार्य और प्रकृति समरूपता का नियम, और देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आया है कि तर्क को विवेक युक्त चिंतन किसने कहा है। तो जानते रहिएगा, तर्क को विवेक युक्त चिंतन कहा है जॉन ड्यूक ने। तो जॉन ड्यूक देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आया है कि गुणार्थ के भेद हैं। तो गुणार्थ के भेद क्या हैं? तो जानते रहिए, गुणार्थ के जो भेद होते हैं वो होते हैं तार्किक गुणार्थ। तार्किक गुणार्थ को हम बोलते हैं गुणार्थ भेद, और तार्किक गुणार्थ देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आया है अरस्तु ने कितने प्रकार के वाच्यों का वर्णन किया है। तो जानते रहिएगा, अरस्तु ने 4 प्रकार के वाच्यों का वर्णन किया है। तो 4 देखिए कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। ऊपर आ जाएंगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व कल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। यह कथन किस तर्क शास्त्री का है? तो जानते रहिएगा, यह कथन है बोगार्डस का। तो बोगार्डस देखिए कहाँ आए हैं, देखिए बोगार्डस आए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस विद्वान ने प्रायोगिक विधियों को निराकरण की विधि की संज्ञा दी है। तो जानते रहेगा कि यहां पूछ रहा है, देखिए फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न में किस विद्वान ने प्रायोगिक विधियों को निराकरण की विधि की संज्ञा दी है। तो जानते रहिए कि प्रायोगिक विधि को निराकरण की संज्ञा देने वाले जो विद्वान है वो है मील। तो मील देखिए कहां है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 9th नंबर देखिए क्वेश्चन है कि तर्क वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। तो तर्क वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जानते रहिएगा, तर्क वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय देखिए कहां है, देखिए विधेय आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 5th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि ठोस अर्थ में निरीक्षण का अर्थ कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों की अधिक प्रयोग होता है। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठोस अर्थ में निरीक्षण का अर्थ कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रयोग है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो जानते रहिए, यह परिभाषा है सी ए मेजर का। तो सी ए मेजर देखिए कहाँ है, देखिए सी ए मेजर है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि परीक्षित किए जाने वाले विचार को पूर्व कल्पना कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, परीक्षित किए जाने वाले विचार को पूर्व कल्पना कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो जानते रहे कि यह कथन भी मील का ही है। तो मील देखिए कहाँ आए हैं, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन आया है तर्क वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के पदों में कितने रूप होते हैं? फिर से बोल दे रहे हैं, तर्क वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के पदों में कितने रूप होते हैं? तो जानते रहिएगा, तर्क वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के जो पदों में एक रूप होता है। तो एक रूप कहां आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी अक्षर या अक्षरों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिसका कुछ अर्थ हो। तो फिर से देखिए बोल दे रहे हैं, किसी अक्षर या अक्षरों के ऐसे समूह को कहा जाता है जिसका कुछ अर्थ हो। तो उसे क्या कहा जाता है? तो जानते रहिए, किसी अक्षर या अक्षरों के ऐसे समूह को पद कहा जाता है जिसका कुछ अर्थ होता है। तो पद देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन तर्क वाक्य का अंग नहीं है? फिर से सुन लीजिएगा, निम्न में कौन तर्क वाक्य का अंग नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है उद्देश्य, बी नंबर पर विधेय, सी नंबर पर है आधार वाक्य, और डी में है संयोजक। तो जानते रहिएगा उद्देश्य जानते रहिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आया है, उद्देश्य जो है ये तर्क वाक्य का अंग नहीं है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि दो
दो वाक्यों का वह संबंध जिसमें उनके उद्देश्य और विधेय एक ही हो किंतु गुण में अंतर हो वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए है व्याघातक, बी नंबर पर है विपरीतता और देखिए सी में है उपाश्रितता और देखिए डी में है प्रतिवर्तन। तो जानते रहिएगा दो वाक्यों का वह संबंध जिनमें उनके उद्देश्य और विधेय एक ही हो किंतु गुण में अंतर होता है वह कहलाता है विपरीतता। तो विपरीतता देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी न्याय वाक्य में कितने पद होते हैं? तो जानते रहिए किसी भी न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं। 3 देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आया है कि जब किसी न्याय वाक्य में एक ही शब्द से बने उसके विशेष आदि रूप को प्रयोग कर उनका भिन्न अर्थ एक ही रूप में लिया जाए तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? देखिए ऑप्शन ए में है विग्रह दोष, बी नंबर पर है संग्रह दोष, सी नंबर पर है अलंकारिक दोष और डी में है आकस्मिक दोष। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलेंगे अलंकारिक दोष। अलंकारिक दोष है ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आया है कि साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया गया दृष्टांत है। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया गया दृष्टांत क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में है प्रतिज्ञा, बी में है हेतु, सी नंबर पे है उदाहरण और डी में है निगमन। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उदाहरण। तो जानते रहिएगा साध्य को सिद्ध करने के लिए दिया गया दृष्टांत जो होता है उसको हम उदाहरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को क्लिक कर देंगे। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि भारतीय तर्कशास्त्र में कारण की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या किस दर्शन में दी गई है? देखो ऑप्शन ए में है सांख्य दर्शन, बी नंबर पे है चारवाक दर्शन, सी में है न्याय दर्शन और डी में है अद्वैत दर्शन। तो जानते रहिएगा भारतीय तर्कशास्त्र में कारण की जो सबसे वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है हमें वो मिलती है न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो जानते रहिएगा अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है शंकराचार्य जी ने। शंकराचार्य देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आया है कि निम्न में कौन प्रयोग का निम्न में देखिए फिर से बोल दे रहे हैं कि निम्न में कौन प्रयोग का प्रकार नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है प्राकृतिक प्रयोग, बी में है अप्राकृतिक प्रयोग, सी में है ऋणात्मक प्रयोग और डी में है धनात्मक प्रयोग। तो जानते रहिए इन चारों की बात करें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इसको हम सही कर देंगे अप्राकृतिक प्रयोग। जानते रहेगा कि अप्राकृतिक जो प्रयोग है ये प्रयोग का प्रकार नहीं है, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आया है कि किसी समस्या के समाधान के लिए जब कोई अनुसंधान करता समाधान का स्वरूप तैयार करता है तो यह कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक आगमन, बी नंबर पे है प्राक कल्पना, सी नंबर पे है प्रेक्षणात्मक प्रणाली और देखिए डी में है तथ्यात्मक परीक्षण। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी प्राक कल्पना। इसे हम बोलेंगे प्राक कल्पना, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि हेतु और साध्य का उदाहरण देकर उसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला तर्क वाक्य है। तो तर्क वाक्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है निगमन, बी नंबर पे है उपनयन, सी नंबर पे है उदाहरण और डी में है पूर्ववत। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी उपनयन। तो जानते रहिएगा हेतु और साध्य का उदाहरण देकर उसे अपने पक्ष में मोड़ने वाला जो तर्क वाक्य होता है वो होता है उपनयन, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि जिसमें कारण के अनुसार कार्य का अनुमान लगाया गया हो वह अनुमान है। तो उस अनुमान को हम क्या बोलेंगे? देखिए ऑप्शन ए में है पूर्ववत अनुमान, बी नंबर पे है शेषवत अनुमान, सी नंबर पे है सामान्यतो दृष्ट और देखिए डी में आया है केवलान्वी अनुमान। तो जानते रहिए हमारा जो सही यहाँ ऑप्शन होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम बोलेंगे पूर्ववत अनुमान। तो पूर्ववत अनुमान ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को 19 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि न्याय दर्शन में परार्थानुमान को कितने वाक्यों पर आधारित है? तो जो परार्थनुमान है ये कितने वाक्यों पर आधारित है? देखो ऑप्शन में है प्रतिज्ञा, बी नंबर पर हेतु और उदाहरण, सी नंबर पर है उपनयन और निगमन और डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो
होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी नहीं है, सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा उसे हम क्लिक कर दें। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, किसी दृष्टांत से अप्रासंगिक तथ्यों को हटाना कौन सी विधि कहलाती है? देखिए ऑप्शन ए में है निराश की विधि, बी नंबर पे है व्यतिरेक विधि, देखिएगा सी नंबर पे है अन्वय व्यतिरेक विधि और देखिए डी में है उपयुक्त में कोई नहीं। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जानते रहिए यह विधि कहलाती है निराश की विधि। तो निराश की विधि देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तुओं की आशंकिक एकता से अन्य बातों में एकता का अनुमान सादृश्यानुमान कहलाता है। यह कथन किसका है? तो जानते रहिए यह जो स्टेटमेंट है, जो कथन है वेल्टन का। वेल्टन देखें कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हम ए नंबर को क्लिक करें। तुम्हें भी आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमने 25 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। अगर मे भी आप शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए इसके अंदर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।